हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी साथियों का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान संदीप बीपीएससी एकेडमी अ यूनिट ऑफ फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आगे बढ़ रहे हैं तो पढ़ने ही होंगे। मैं हूं संदीप झा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस नए चैनल पर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम 4 बजे से फिलहाल 3-3 ही करते हैं, क्योंकि अभी सेटअप का भी काम पूरा नहीं हो पाया, इस कारण से आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, हाई बात समझ में। तो हम लोग अभी करने वाले हैं प्रारंभिक वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन की पहले प्रश्नों से। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जल्दी से हम लोग बेहतर तरीके से एक नए सेटअप पे मिल सके। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने आज की सेशन की मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो पहले प्रश्नों पे आ जाइए। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है कि पुर्तगाली, है ना, पेन का कलर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूं। हाँ, पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय जो भारत में आया था, है ना, प्रथम वायसराय जो भारत में आया था वह कौन था? ठीक है, तो प्रथम जो वायसराय था, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में जो बना था, उसका नाम था मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा, क्या आंसर होगा, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अल्मीडा हो जाएगा, है ना, अल्मीडा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर बात की जाए अल्मीडा की, है ना, तो हम लोग साथ साथ में एकदम डिटेलिंग भी करते चलेंगे, टेंशन वेंशन एकदम से नहीं लेना है। ठीक है, ये आया कब था अगर आपसे यह पूछे, तो यह आया था 1505 में। कब इसका आगमन हुआ था? तो 1505 में मेरे प्यारे साथियों इसका आगमन हो जाता है ना। जो बातें आपको क्या करनी है, याद रख लेनी ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है ना। और पुर्तगाली की बात की जाए तो ये बातें आपको क्या करना है, ये जो प्रथम वायसराय था अल्मीडा, इसको आपको याद रख लेना है। अगर पूछे ये भारत कब पहुंचा था, आगमन कब हुआ था, तो 1505 में इसका जो है भारत में क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से याद करके रख लेना है। और अगर ये आपसे कहे कि ये जो है कब तक अपने शासन को ठीक ठाक से चला पाया था, तो ज्यादा दिन यह नहीं चला पाया था, 1509 में जाके, है ना, इसने बोरिया बिस्तर अपना समेट लिया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये सब आपके बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्न है ना। अगर बात करें इससे पहले के प्रश्नों की, तो वो आपका 45वीं में पूछा गया था। और इस प्रश्न की बात करें तो ये आपका बीपीएससी, है ना, बीपीएससी 65th में पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था मेरे प्यारे प्यारे साथियों? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब इसका होगा पुर्तगाली, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या है कि बिल्कुल ही सही ठीक है ना जी। आई बात समझ में। तो पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में, कहां पर, तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, किसके लिए, तो समुद्री लूटपाट के लिए, है ना। यहां से क्या किया जाता था, तो समुद्री लूटपाट किया जाता था। समुद्री लूटपाट के लिए इसका क्या करते थे, समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डा के रूप में प्रयोग करते थे, एक अड्डा के रूप में, है ना, एक अड्डा के रूप में मेरे प्यारे प्यारे साथियों प्रयोग करते थे। जो बातें आपको क्या कर लेनी है, याद रख लेनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि से ये कब पूछा गया है? अगर आपके मन में ये आता होगा तो ये बीपीएससी,
है ना। 40वीं बीपीएससी में ये पूछा गया है ना, 40वीं बीपीएससी का यह प्रश्न है। तो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसको खान की उपाधि से सम्मानित किया था जी, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए अर्थात हॉकिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉकिंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम सही है। देखिए अगर बात किया जाए है ना, अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो यह जो आपका हॉकिंस था है ना, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था है ना। ये हॉकिंस कौन था, तो ये जो था जेम्स प्रथम है ना, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था है ना, राजदूत था जो किसके दरबार में आया था, तो ये हॉकिंस आया था किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये भेंट कहाँ किया था, तो आगरा में मुगल सम्राट से भेंट किया था। जहांगीर से कहा ये भेंट किया था, तो आगरा में है ना, आगरा में ये क्या किया था, भेंट किया था। आगरा में जहांगीर से क्या करता है, ये भेंट करता है ना जी। आई बात समझ में, चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो इसको क्या क्या देखिए, इसको क्या समान रूप से ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर ने सिर्फ खान की उपाधि दी थी है ना, क्या की थी, खान की उपाधि दी थी, जो कि खान जो था क्या था, तो उसको इंग्लिश खान कहा था है ना, सामान्य खान नहीं कहा था, क्या कहा था, इंग्लिश खान कहा था। ठीक है, इंग्लिश खान या फिरंगी खान, दोनों आपसे मान लीजिए कि पूछ दे कि फिरंगी खान या इंग्लिश खान, फिरंगी खान हो गया या इंग्लिश खान हो गया, फिरंगी खान या इंग्लिश खान कहेगा किसको कहा गया था, तो हॉकिंस को ही कहा गया था। ये जानकारी आपको क्या करनी है, एकदम से याद रख लेनी है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि भारत में 1612 में, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, है ना। अंग्रेजों ने 1612 में अपनी जो फैक्ट्री है वो कहां स्थापित की थी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा जी। हाँ बिल्कुल सही, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम 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 से सही है, क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ जी, ये आपका 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये कब पूछा हुआ है, तो ये आपके 39वीं बीपीएससी में एकदम से पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपको याद कर लेना चाहिए। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो डच जो है ना, डच जो है पटना में कब स्थापित किया था, ये आपसे पूछा गया बीपीएससी 65th में, है ना, बीपीएससी 65th का ये प्रश्न पूछा हुआ है। हाँ, तो आप जल्दी से आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा जी, क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा 1632 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1632 हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1632। क्लियर है, हाँ एकदम सही है। देखिए अगर आपसे ये पूछ दिया जाए है ना, यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा के भी पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा के यह पूछा जाता है कि पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में किसने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो 1632 में मेरे प्यारे साथियों, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना में जो पटना कॉलेज है, तो उस पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में, है ना, उत्तरी इमारत में इस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी, तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 में किसके द्वारा, तो डच के द्वारा स्थापना किया गया था, है ना। आई बात समझ में। अब देखिए जब इसका स्थापना हुआ तो कुछ तो इसको लोभ लालच होगा, है ना, बिना लोभ लालच के तो ये स्थापना किया नहीं। तो इसका जो लोभ लालच किया था, देखिए उसमें बिहार जो है ना, बिहार अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों बिहार की, तो बिहार को सबने आकर्षित किया। और उसके पीछे जो कारण था उस समय का कारण क्या था कि यहाँ पे चीनी होता था। क्या चीज, चीनी के लिए जो है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना उन्ना का खेती होता था। प्रश्न भी पूछा जाता है, वो मैं आगे करवाऊंगा। प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार के किस क्षेत्र में जो है गन्ना होता है। तो बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जैसे मान लिया जाए कि एक बिहार का जो है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक नक्शा बना लेते हैं। ठीक है,
है ना। मतलब ये, हाँ चलिए बिहार हो गया। तो बिहार का देखिए कौन क्षेत्र में, तो ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर, ये क्षेत्र हो गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इधर पे क्या होता है, गन्ना बहुत ज्यादा होता है ना, उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे गन्ना बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत दिन से यहाँ पे गन्ना होता आ रहा है। तो चीनी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या सबसे महत्वपूर्ण था, सोरा। क्या था, तो सबसे महत्वपूर्ण सोरा था। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, तो अफीम था, है ना। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है ना। कि आखिरकार डचों को किस चीज ने आकर्षित किया, तो बोला यहाँ पे गन्ना होता था तो उसके वो चीनी बीनी बनाने का काम कर लिया गया, है ना। यहाँ पे सोरा मिल गया, यहाँ पे इसको अफीम मिल गया, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता था, तो सूती कपड़ा भी मिल रहा है, सूती वस्त्र भी। मतलब इन सब चीजों ने क्या किया, इन सब चीजों ने मेरे प्यारे साथियों उसको आकर्षित किया। और 1632 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में क्या करता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, है ना, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। चलिए अगले प्रश्नों पे आए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध का मेरे प्यारे साथियों तत्कालिक कारण क्या था, क्या हो जाएगा जी, ठीक है ना। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न, देखिए सब बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्नों का ये संग्रह है ना। आधुनिक भारत से जितने प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको आज और फिर आपका अगला जो होने वाला है सोमवार, बुधवार और हम लोग शुक्रवार को मिलेंगे। तो संभवतः इस सप्ताह में या इस सप्ताह के अगले सप्ताह तक आपका क्या हो जाएगा, है ना, 3 क्लास में ये आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अन्य विषय पे आएंगे, करते करते सारा कुछ हो जाएगा। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स का, है ना, बिहार के, है ना, बिहार का जो करंट है इसको लिखवाया जा रहा है, ठीक है। बिहार करंट में जो है 900 कुछ प्रश्न लिखाए जा चुके हैं। तो 1000 प्रश्नों के संग्रह बिहार करंट अफेयर्स के लिए तैयार करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो सामान्य से करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वाला, है ना, मतलब राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है इसको भी लिखवाया जा रहा है। तो इसमें भी देख लेते हैं जितना हो पाता है ना। 1000 प्रश्न इसको भी कहा गया है कि जल्दी से इसको तैयार कीजिए। तो जैसे ये तैयार हो जाता है तो ये जल्दी से जल्दी एकदम से क्या होगा, आपके सामने ये प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एकदम महा मैराथन कर देंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन दबा लीजिए। और अभी सेटअप पे काम चल ही रहा है, तो अर्थात हम लोग 2-4 दिन जो है ऐसे ही मिलेंगे, है ना, दिखेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। जैसे सेटअप का पूरा काम हो जाता है तो हम लोग एकदम फिर से, सेटअप पे काम चल रहा है, बहुत जल्द हम लोग एकदम अलग अंदाज में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटक युद्ध का जो मेरे प्यारे साथियों तत्कालिक कारण था वह यह था कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे प्यारे साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कर्नाटक युद्ध है ना, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए जी बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कर्नाटक, यहाँ पे प्रथम कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, प्रथम कर लीजिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, ठीक है ना जी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम सही है। बढ़ते ही आगे और अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध किया था, ठीक है। ये आपका प्रश्न कब पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी 66 में पूछा गया है ना, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। और इसी प्रश्न को मैं करवा रहा था, है ना, फाइनल सिलेक्शन वाइज संदीप वाले जो चैनल है उस पे जब करवा रहा था, है ना, तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछता है बीपीएससी में, है ना, ठीक है। तो देखिए यही सब पूछता है बीपीएससी में, इसलिए मैंने कहा कि अब क्या करते हैं कि जो पढ़ाना था वो उस पे हो चुका है, अब उस पे रिवीजन चलेगी। और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दिखा दिखा के बताऊं कि बढ़िया से देख लीजिए, यही पूछा जाता है ना, यही बताया था ना जी। 1760 की बात है, बांडीवास का युद्ध हो जाता है, अंग्रेज लड़ते हैं, तो किसके विरोध में लड़ते हैं जी, फ्रांसीसी के विरोध में लड़ते हैं। किसके विरोध में लड़ते हैं, फ्रांसीसी के विरोध में लड़ते हैं। देखिए अभी जो है ये क्या चल रहा है, 18वीं शताब्दी हो गया है ना, 18वीं शताब्दी हो गया, 1760 की बातें हैं। तो 1760 में क्या हो जाता है, तो 1760 में फ्रांसीसी क्या करता है ना, अंग्रेज के विरुद्ध में लड़ता है और फिर क्या होता है, फ्रांसीसी की हार हो जाती है। समझे कि नहीं समझे, है ना, फ्रांसीसी यहाँ पे हार जाता है, अंग्रेज क्या हो जाता है, जीत जाता है। चलिए इसके आसपास के एक दो ईस्वी को देख लीजिए कि 1760 से पहले भी एक युद्ध हुआ था,
है ना। 1760 से पहले के युद्ध हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वो युद्ध क्या कौन सा था? तो 1760 से पहले हुआ था 1757 वाला युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसको कि हम लोग जानते हैं पलासी के युद्ध के नाम से। पलासी का युद्ध, क्या क्या कहते हैं इसको? तो इसको पलासी का युद्ध कहा जाता है ना जी। ठीक है, चलिए इस देखिए अब 1760 की बात आई है, तो 1760 से थोड़ा सा आगे जब बढ़िएगा तो आ जाता है 1764। क्या आ जाता है? 1764। और 1764 में क्या हुआ था ये आपको भी बेहतर तरीके से पता है, हुआ था बक्सर का युद्ध। क्या होता है? तो हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, बक्सर का युद्ध हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी एकदम से क्या है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर कहे प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बात हम आपको एकदम बेहतर तरीके से बता चुके हैं। तो प्लासी के युद्ध में कौन था जी? ठीक है, तो अंग्रेज था, है ना, अंग्रेज था। और कौन था? तो अंग्रेज में कौन था? तो अंग्रेज में क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और इधर से बंगाल से कौन था? तो बंगाल से था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया। ये बक्सर के युद्ध की बात करते इसमें तो ढेर मनी आदमी था, जैसे कौन कौन था। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजवा का बात कर देते, तो अंग्रेजवा का क्या नाम था? तो बक्सर है तो हेक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो हो जाएगा। समझे कि नहीं समझिए? अंग्रेज हो गया, चलिए अंग्रेजवा को साइड कर दिए। अब देख लेते हैं कि और इसमें कौन कौन शामिल हुआ था। तो और शामिल कौन था? तो इसमें मीर कासिम था। कौन था जी? मीर कासिम। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। कहेगा दूसरा कौन था? कहिएगा शुजा-उद-दौला था। दूसरा कौन था? तो शुजा-उद-दौला था, है ना। एकदम बढ़िया से सब आपको याद करवा दिए, फिर बता देते हैं, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। कुछ भी प्रश्न पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए, बस इतने काम करना है आपको। ठीक है, तीसरा कौन था? तो तीसरा था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम, है ना, शाह आलम कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, आई बात समझ में? तो इतना सारा जानकारी आपको दे दी। देखिए 1760 में क्या हो जाता है? आपका बांडीवास का युद्ध हो जाता है ना जी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर जो है हरा दिया था। कौन हरा दिया था जी इसको? ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर, स्वाली सूरत के बगल में पड़ता है। स्वाली जो है ये जगह है, ये सूरत के बगल में है। कहां पे है? ठीक है, तो ये सूरत के बगल में पड़ता है। कहां के बगल में पड़ता है जी? तो सूरत के बगल में, है ना, सूरत के बगल में। ठीक है, यहीं पे हरा दिया था। कौन हरा दिया था? तो हरा दिया था थॉमस वेस्ट, हरा दिया था। क्या नाम था इसका? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ है मेरे प्यारे साथियों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है ना। देखिए अब आप लोग कह रहे हो कि आपका नाम हम क्यों नहीं ले पा रहे। देखिए यूट्यूब का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि जब तक यूट्यूब का वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो जाता है, तब तक मैं चाह के भी आपके कमेंट का जवाब नहीं दे सकता हूं, काहे कि हमको दिखबे नहीं करता है। ठीक है, आई बात समझ में? है ना। इसके लिए क्या है कि इसके लिए होता है कि जल्दी से जल्दी बस आप लोग इससे जुड़िए, है ना। 2-4 दिन में हमको लगता है आप लोग सब लोग एकदम से इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोग को भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जो अपना जो बिहार करंट अफेयर्स का जो सेशन है 1000 प्रश्न वाला, वो लेके जल्दी से मिले, और करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसको लेके एकदम लाइव जल्दी मिले, है ना। तब बढ़िया से हम दिख भी पाएंगे और आपके कमेंट का भी जवाब हम दे पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है ना जी। चलिए क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी एकदम से नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है कि उस क्षेत्र की पहचान करने करें, यहाँ पे करे होना, वो पहचान करें, यहाँ पे कर लीजिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए थोड़ा देर पहले डच की जब मैं बात कर रहा था, 1632 में जब उसने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में अपना फैक्ट्री खोला था, मैंने उसमें उस समय ही आपको अभी एक बात बताई थी सोरा और अफीम को लेके। ठीक है, तो यूरोप वासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था मेरे प्यारे साथियों, ये कहां से होता था? बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है जी आपका, है ना, एकदम ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर आप है तो आपका जवाब है बिल्कुल 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 एकदम सही। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। एकदम जल्दी से सब लोग एकदम से लाइक करके शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए।
ठीक है। अगले प्रश्नों पर, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों? अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध था? क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए, तो कोई भी शासन रहे, चाहे वो डच की बात करे, अंग्रेज की बात करे, पुर्तगाली की बात करे, कुछ भी प्रश्न में अगर आपको दिख जाए और बात हो अफीम की, बात हो सोरा की, तो फटाक से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर कर दीजिए जी? बिहार, क्योंकि बिहार में बहार है। ठीक है, आई बात समझ में? और ये प्रश्न भी है बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न, सब बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न को हम लोग आज कर रहे हैं, है ना। इसलिए आप अगर कोई मन में ये प्रश्न आता होगा ना कि हई प्रश्न तो बीपीएससी में नहीं पूछेगा, हाउ नहीं पूछेगा, तो सब बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ज्यादा छेछराई नहीं, मतलब इसको एकदम बढ़िया से कर लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यही सब तो प्रश्न पूछता है ना। झूठों से एकदम परेशान हो रहे हैं कि हई तोप पूछ देगा, हाउ तोप पूछ देगा, कुछ नहीं पूछेगा, जो आप पढ़े हैं आपसे वही पूछेगा। ठीक है, बस जितना पढ़े उसको एकदम कंप्लीट कर देना है। ठीक है, टेंशन वेंशन नहीं लेना है, सब करवा देंगे। ठीक है। अगले प्रश्नों पे आइए। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान, है ना, उपदीवान यहाँ पे हो जाएगा, मुर्शिदाबाद यहाँ हो जाएगा, मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया था? ये कल के शाम 7 बजे वाले सेशन में हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसी को बनाया था? तो आप हमको बताइए कि किसको बनाया था जी, है ना। कल हम लोग बात किए थे ना, शाम 7 बजे जो हमारा जो सेशन आता है फाइनल सिलेक्शन वाइज संदीप पे। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान। कल मैंने आपको बात बताई थी, क्या बताया था कि दो उप दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, इसने क्या किया था, दो गो उप दीवान नियुक्त किया था। उप दीवान, है ना, उप दीवान, क्या गो उप दीवान? तो दो गो, एगो का नाम था यही मोहम्मद रजा खान, एक का क्या नाम था? मोहम्मद रजा खान था। ठीक है, और दूसर का नाम क्या था? तो राजा सिताब राय था, सिताब राय। कल है ना बताए थे जी कि बंगाल के लिए क्या हो जाएगा, है ना, बंगाल के लिए क्या हो जाएगा? तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, मुर्शिदाबाद उसी का ना राजधानी हो गया था। ठीक है, तो बंगाल का क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान। अब बिहार के लिए क्या हो जाएगा? तो राजा सिताब राय हो जाएगा। मतलब जितना बताएगा बस प्रश्न वहीं से पूछना है। ठीक है, ये कब पूछा गया? ये बीपीएससी 45 में पूछा गया, 45वीं बीपीएससी में पूछा गया। एकदम खखोर के सब पढ़ लेना है, एकदम धगस दीजिए पढ़ के, समझे नहीं समझे? अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो कब प्रदान किया था? जल्दी से बता दीजिए। सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, है ना। बक्सर के युद्ध में जब एकदम भयानक तरीके से पिट पिटा गए, उसके बाद ये सारा क्या हो जाता है, काम हो जाता है जी। ये होता कब है? ये होता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त में कब कहेगा? तो 1765 में हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे, तो 1764 में क्या हो जाता है? तो 1764 में मेरे प्यारे साथियों बक्सर का युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बक्सर का युद्ध हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम से एकदम से एकदम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों आपके सामने। प्रश्न कहता है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था वह बताइए। ठीक है ना। रंजीत सिंह जो है, इन्होंने क्या किया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो बात बिल्कुल सही है, तो प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, क्या होगा, क्या होगा? हाँ, तो देखिए इसको दिया था शाह सूजा ने। के कौन दिया था? शाह सूजा ने दिया था। किसको दिया था जी? शाह सूजा। तो रंजीत सिंह को दिया था। अब एगो बात बताइए, बिना मतलब का कोई किसी को तो एक कप चाय नहीं पिलाता है, इसको हिनूर हीरा कैसे दे दिया शाह सूजा रंजीत सिंह को? तो देखिए हुआ क्या था कि शाह सूजा कहा कि देखो रंजीत भैया, हमको क्या करना है, हमको काबुल प्राप्त करना है, मतलब काबुल पर राज करना है। किसने कहा था? तो शाह सूजा ने कहा, शाह सूजा ने कहा, क्या कहा?
तो शाह शुजा ने कहा कि काबुल पर अगर मेरा राज हो जाता है, काबुल पर मेरा राज हो जाता है और तुम क्या करो, हमको मदद करो। तो रणजीत सिंह बोले अच्छा ठीक है, हम तुमको मदद कर देंगे। तो हमको क्या फायदा मिलेगा? बोला हम तुमको देंगे कोहिनूर, है ना, क्या दे देंगे? कोहिनूर हीरा दे देंगे। तो कोहिनूर हीरा मिल गया रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह खुश हो गए, बोले चलो एकदम देख लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, है ना जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्नों पे आ जाए। अगला प्रश्न क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? अगला प्रश्न कहता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? टीपू सुल्तान ने, मेरे प्यारे साथियों, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? क्या आंसर हो जाएगा? टीपू सुल्तान कहां बनाया था जी, बताइए। ये सब प्रश्न में भी आप अटकिएगा, है ना। इतना देर में तो जो है आदमी कहां से कहां पहुंच जाएगा, मंगल ग्रह पे पहुंच जाएगा। कुछ दिन में एलन मस्क बोले हैं 3 गो फ्लाइट खोलेंगे मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, आइए, तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। देखिए यहां से थोड़ा सा आपको बात याद रख लेना चाहिए। टीपू सुल्तान एकदम खतरनाक टाइप का पर्सनालिटी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया था? सबसे पहले तो श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बना दिया। उसके बाद बोला अच्छा राजधानी बन गया तो बोला अब क्या करें? बोला यहाँ पे जैकोबिन क्लब खोल देते हैं। जैकोबिन क्लब क्या कर दिया यहाँ पे? तो जैकोबिन क्लब खोल दिया। बोला अच्छा ठीक है। बोला अब क्या करें? तो बोला जब खोल दिए हैं तो हम क्या बन जाते हैं, है ना, इसका सदस्य बन जाते। बोला और कुछ करना है? बोला एकदम करना है। तो बोला अब क्या करना है? बोला इतना से मन नहीं भर रहा, इसमें एगो पेड़ लगाते। बोला वो कौन पेड़ होगा? बोला स्वतंत्रता का पेड़ लगाएंगे, स्वतंत्रता का, है ना। ये सब पूछ देता है, ठीक है ना, ये सब पूछ देता है कि क्या क्या स्वतंत्रता का क्या किया, वृक्ष लगवा दिया। बोला अच्छा ठीक है, और क्या करना है? बोला देखो भैया हमको क्या करना है कि जब भारत आजाद हो जाएगा उसके बाद अलग अलग देश में राजदूत रहेगा, है ना। अभी भी आपने देखे, आपको याद करना पड़ जाता है ना जी। ठीक है, यहाँ के राजदूत, वहां के राजदूत, ठीक है, वहां के एम्बेसडर, ऐसे करके याद करते रहते हैं। तो टीपू सुल्तान अभी से भी 2-4 कदम आगे थे। इन्होंने क्या किया था, उस समय में राजदूत रखना शुरू कर लिया था। मतलब विदेशी संबंध इनका मजबूत था, विदेशी संबंध। ठीक है, विदेशी संबंध को ध्यान में रखते हुए अब कहिएगा कि कहां कहां पे? तो अरब में, है ना, अरब में। देखिए एकदम खतरनाक विदेशी संबंध अरब में। संबंध मतलब राजदूत रखे हुए थे। संबंध मतलब ये नहीं कि मतलब ठीक है हाय हेलो कैसे है, नहीं, अरब में। उसके बाद हो जाएगा कहां पे? तो काबुल में। कहां पर हो जाएगा जी? काबुल में। ठीक है, और क्या हो जाएगा? मॉरिशस में। मतलब एकदम खतरनाक पर्सनालिटी, आप समझ सकते हैं इन सब बातों से। ठीक है, तो ये सारी बात। हाँ, इसके अलावा क्या है? बोला अच्छा ठीक है इतना हो गया। बोला अब क्या? बोला अगर खाली समय मिले व्यक्ति को, वो पढ़ना लिखना चाहे तो कहाँ जाके पढ़ेगा? तो बोला पुस्तकालय में पढ़ेगा, लाइब्रेरी में पढ़ेगा। बोला लाइब्रेरी एगो खोल दो, मतलब एगो पुस्तकालय भी खोल दिया गया। ठीक है, पुस्तकालय खोल दिया गया। इसमें एकदम बढ़िया बढ़िया जो किताब उताब था सब रखा गया ताकि लोग पढ़े और आगे बढ़े। क्योंकि आप तो जानबे करते हैं, हम हर बार बोलते हैं कि आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है ना जी। हाई बात समझ में, आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे। मैं हूं संदीप झा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए ऑनलाइन चैनल पर, संदीप बीपीएससी एकेडमी पर, जो कि आपका यूनिट ऑफ फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप है ना। आइए, तो यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत जी? अगले प्रश्न पे आइए, है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? एक बार आप लोग बता दीजिए, जो डिटेलिंग करके हम बेहतर तरीके से आपको बताते हैं, ताकि अगर ये प्रश्न भी पूछे या उससे संबंधित कोई और भी प्रश्न पूछ दे तो आप लोग एकदम से सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए ही तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि अभी तो हालांकि अधिकांश लोग नए ही होंगे, क्योंकि ये चैनल ही नया बनाया गया है, तो आप कैसे पुराने हो जाएंगे इस पे। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, यूट्यूब का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। हम लोग सेटअप पे इधर काम कर रहे हैं, दोनों ही सेटअप पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग एकदम लाइव मिलके बिहार करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, जो आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसको एकदम महामैराथन 4 घंटा 5 घंटा का लगा देंगे, एकदम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, ये बात भी हमने आपको कल के शाम 7 बजे वाले सेशन में बताया था, फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये पूछा गया बीपीएससी में 64वीं में, है ना, ये 64वीं का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए लोग कहते हैं कि ये पूछ दिया वो पूछ दिया, अरे यही सब तो पूछता है जो आपको बताया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन। कहीं कहीं पे स्लीमैन भी लिखा रहता है, तो इसको सुधार लीजिए, कैप्टन स्लीमैन या क्या हो जाएगा? कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना जी। अब देखिए हमने ये बताया था कैप्टन स्लीमेल के सहयोग से किया था, किसने किसने किया था? तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम विलियम बेंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ठीक है,
आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई परेशानी एकदम से नहीं होनी चाहिए ना। ठगों का उन्मूलन किसने किया? विलियम बेंटिंक ने किया। कहेगा सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया था? तो राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में किया था। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, कुछ एक प्रश्न मिलेंगे जिसका आंसर तो बीपीएससी को नहीं पता रहता है। ठीक है, तो वो प्रश्न आपको नहीं बताया गया हो, नहीं तो बाकायदा सब कुछ आपको बता दिया गया है। ठीक है, फिर से रिवीजन रिवीजन करवा के एकदम से बस आपको रिजल्ट लेना है बस, और दूसरा कुछ हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आपका रिजल्ट हो, रिजल्ट हो, रिजल्ट हो, और ये नहीं कि सिर्फ पीटी में हो, पीटी में भी हो, मेंस में भी हो, और अंतिम रूप से भी हो, यानी कि आपका हो फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? जल्दी से बताइए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली। बिल्कुल सही जवाब रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। क्या होगा जी? रॉबर्ट क्लाइव होगा। ये सब बता चुके हैं क्योंकि सारा टॉपिक ही जब क्लियर है तो प्रश्न कैसे नहीं बनेगा। ये बीपीएससी 66 में पूछा हुआ प्रश्न था, है ना। आत्मविश्वास जग रहा है जी अंदर में कि अरे अगर 66 में बैठे रहते तो पकड़ के उखाड़ देते रिजल्ट को। ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी आपका बीपीएससी 67 है, बीपीएससी 67 है, फिर आपका सीडीपीओ है। एकदम से जाके एक सीट पक्का कर लीजिए, बेसी सीट लेके क्या कीजिएगा, ज्यादा को कोई मतलब नहीं बनता है ना जी। चलिए, क्या होगा? द्विशासन पद्धति प्रणाली क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये किया था, लेकिन इसका जनक किसको कहा जाता है? जनक, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के 64वीं में पूछा गया है। ठीक है, 64वीं में ये प्रश्न पूछा गया है, जिसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर अगर डी के साथ आप है तो आपका जवाब बिल्कुल बिल्कुल एकदम में सही है। ठीक है ना जी। आई बात समझ में? चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। क्या होगा? लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, पिताजी कहा जाता है, बाबूजी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था जी? ये तो लग रहा है जैसे कल वाला जो आपका सेशन हुआ है वहीं से सब प्रश्न पूछ दिया है क्या बीपीएससी। ठीक है ना। बस एक दिन के सेशन से ही देखिए हर एक दो प्रश्न के बाद आपका प्रश्न क्या हो जाता है, मिल जाता है। कल ही हम आपको बताएंगे, प्रश्न पूछा गया था 47 था बीपीएससी में। ठीक है ना। चलिए, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। देखिए 47 में ही पूछा गया, 48 से लेके 52वीं तक वाला जो आया था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया। बताइए, एकदम इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको कल बताया गया था शाम 7 बजे। ठीक है ना। तो अब हम लोग 4 बजे भी मिल रहे हैं, शाम 7 बजे भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए? चलिए, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। प्रथम रेलवे लाइन किसके समय में? डलहौजी के समय में। पूछेगा कब, तो कह दीजिएगा 1853 में। ये कौन सा बड़का बात है? क्या कह दीजिएगा? कह दीजिएगा 1853 में हो जाएगा। कहेगा कहां से कहां तक गया था? कह दीजिए बंबई से, है ना। बंबई से, उसे मुंबई नहीं होता था, बंबई होता था, है ना। बंबई से कहां तक? तो बंबई से कहिएगा थाने तक गया था, है ना जी। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, चलिए, तो हो गया पहली। ये क्या हो गया? पहली। तो हम आपको दूसरी भी बता देते हैं। दूसरी क्या है? दूसरी देखिए हम बता देते हैं। दूसरी 1854 में चला था। कहाँ चला था वो भी हम बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। ये कहा था, यह है दूसरी। ठीक है, ये है आपका दूसरी हो जाएगा। दूसरी कहाँ से चला था? ये कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चला था। टेंशन नहीं लेने का, एकदम ध्यान से पढ़ने का, रिजल्ट लेने का। टेंशन नहीं लेने का, रिजल्ट लेने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलकत्ता से, है ना। कलकत्ता से चलना शुरू हुआ था और कहां तक गया था? तो रानीगंज तक गया था, रानीगंज तक गया था। देखिए पहला तो सबको याद रहता है ना, कि बंबई से ठाणे, बंबई से ठाणे। कहीं पूछ दिया इस बार की, बताइए दूसरा क्या होगा? तो कहिएगा कि हम तो पहले ही जानते हैं, है ना, हम तो बचपने से पहला याद करते थे। ठीक है, तो दूसरा भी देख लीजिए, कलकत्ता से रानीगंज के बीच में 1854 में चला था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि मुंगेर का बरहैया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे बरहैया टाल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए, है ना। बरहिया, है ना, बरहिया एगो जगह भी है मुंगेर के तरफ में, बरहिया टाल। ठीक है, बरहिया शायद अब जमुई में पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो बरहैया टाल का जो विरोध हुआ था, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था? देखिए इसका जो उद्देश्य था ना, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, बकस्ट लिखा हुआ है, ये बकास्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकास्त हो जाएगा।
ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, क्या हो जाएगा, बकास्त हो जाएगा ना, बकास्त भूमि की वापसी। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बकास्त भूमि की वापसी के लिए इसको किया गया था। ठीक है, अगर ये कभी पूछ देते नेतृत्व किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछ देता है कि नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे साथियों, नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा, है ना, किसने किया था, नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा ने। ठीक है, और जब आप बीपीएससी मेंस का तैयारी करना शुरू किए होंगे या करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, किसान आंदोलन पढ़ना है, क्या करना है, किसान आंदोलन पढ़ना है। तो किसान आंदोलन जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें तीन बातों को पढ़ते हैं, एक तो आप चंपारण विद्रोह देखते हैं, ठीक है, चंपारण विद्रोह पढ़ते हैं, जब इसको पढ़ लेते हैं तब आप किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती की भूमिका देखते हैं, सहजानंद सरस्वती की भूमिका देखते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन एवं बिहार, किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन एवं बिहार, तो तीन गो टॉपिक आप यहां से पढ़ते हैं, जहां से एगो प्रश्न एकदम फिक्स है, बीपीएससी पूछबे करता है ना। अभी हाल में क्या है कि ट्रेंड चला हुआ चंपारण पूछ रहा है, हर बार चंपारण, हर बार चंपारण। ठीक है, आई बात समझ में, तो तीनों कीजिएगा ना, जो लोग मेंस के ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्होंने चंपारण विद्रोह पढ़ लिया है, सहजानंद सरस्वती वाला भी पढ़ लिए हैं, उनको अब ये पढ़ना है किसान आंदोलन एवं बिहार पढ़ना है, मतलब इसमें सबको मिला जुला के पढ़ना है, जिसमें पढ़ेंगे बढ़ैया टाल वाला पढ़ेंगे, फिर आपका क्या है कि विद्यानंद के द्वारा जो दरभंगा राज्य के विरोध में किया गया था उसको देखेंगे, फिर आपका जो ये क्या कहते हैं ये जो है मुंगेर से जो किए थे, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होगा, इस प्रकार से जो कुछ है उसको देखा जाएगा वहां पे। ठीक है ना, चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए, है ना। ठीक है, ये 56 से 59वीं में पूछा हुआ प्रश्न है, 56 से 59वीं में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि बताइए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए क्या होगा जी। ठीक है, तो 1857 का गवर्नर, यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय कौन था, उस समय कैनिंग था, कौन था जी, कैनिंग था। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्या समझना चाहिए, तो ये है अंतिम गवर्नर जनरल। अब कहिएगा ई काहे कह रहे हैं अंतिम गवर्नर जनरल, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्या था, ये था अंतिम, है ना, ये था आपको, ये था अंतिम गवर्नर जनरल, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात क्या है, भारत का पहला वायसराय, देखिए हुआ क्या था, है ना। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हो जाता है उसके बाद जो अधिनियम आती है उसके तहत अंतिम गवर्नर जनरल इसको बनाया गया, और इसको अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ये क्या कहलाने लगा, ये कहलाने लगा वायसराय। तो ये हो गया भारत का, है ना, भारत का पहला वायसराय, पहला वायसराय। वो अलग बात है कि इतना न गवर्नर जनरल प्रसिद्ध हो गया कि वायसराय बनला के बाद जो है एग्जाम अभी भी गवर्नर जनरल ही पूछ देता है, बताइए गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत जी, कोई परेशानी नहीं है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में, प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल है कब शामिल किया गया था, एनफील्ड राइफल को मेरे प्यारे प्यारे साथियों शामिल कब किया गया था वह आप बताइए। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, कब शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 में। देखिए चर्बी वाला जो कारतूस था ना, चर्बी वाले कारतूस में, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस में समस्या क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस में यह समस्या हो जाएगा। ठीक है, किसमें क्या था, इसमें मुख्य रूप से क्या था कि सुअर और गाय की चर्बी होती थी, ऐसा कहा जाता था, जिस कारण से क्या है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसे क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो गए तो पकड़ के पिटा दिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार में किसने किया था, जल्दी से बताइए किसने किया था। ये प्रश्न बीपीएससी का एकदम क्या कहा जाए, एकदम पसंदीदा क्वेश्चन है, फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। आप कोई भी बीपीएससी दीजिए, है ना, कोई भी बीपीएससी का पीटी दीजिए, चाहे आप 60 दीजिए, 62 दीजिए, 66 दीजिए, 67 दीजिए, चाहे 76 दीजिए, ये प्रश्न एकदम क्या है, फिक्स है कि प्रश्न रहबे करेगा। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगी। प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना जी। चलिए ये कहां से थे, तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे,
है ना, जगदीशपुर, है ना, जगदीशपुर, है ना, कहाँ के जी, तो जगदीशपुर हो जाएगा, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर कहा, तो इसी को आरा भी कहा जाता है, इसी को शाहाबाद भी कहा जाता है। मतलब प्रश्न में आपको अगर दिखे जगदीशपुर, मार दीजिएगा कुंवर सिंह, सही हो जाएगा। दिखे आरा से कौन किए थे, कहिएगा कुंवर सिंह, तो भी सही हो जाएगा। कहेगा शाहाबाद से कौन लड़े थे, तो कहिएगा कुंवर सिंह, फिर भी आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया? थी एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, कहां से राजा थे, तो जगदीशपुर से थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा मिलान 1857 के विद्रोह के लिए सही है। तो बढ़िया से आप ऑप्शन सबको देखिए, एकदम बढ़िया से इसका आंसर लगाइए और बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया, एक बार देख लेते हैं। कहता है नाना साहब, तो नाना साहब कानपुर से लड़े थे, कहिएगा एकदम सही बात है। कहता है बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी, कहिएगा एकदम लड़ी थी। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लड़े थे, कहिएगा एकदम लड़े थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से लड़ी थी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बेगम जीनत महल, इसके बारे में नहीं जानती है आखिरकार कौन है जीनत महल। देखिए ये जो है ना, वो बहादुर शाह जफर की पत्नी है, तो ये भी एकदम अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। मतलब ये कौन थी, तो ये सब हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये इसके बारे में बता देते हैं। ये जो बेगम जीनत महल है, इसको ऐसे करके लिख देते हैं। हाँ, ये क्या था, बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, बहादुर शाह शाह जफर की बेगम थी, है ना, एकदम बेगम लिखी, पत्नी नहीं लिखी, एकदम बेगम थी। ठीक है ना जी, मतलब महारानी थी भाई। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की ये बेगम थी। ठीक है, बहादुर शाह जफर ये 1857 के विद्रोह में हार जाते हैं। इनको टांग के रख दिया जाता है रंगून में, वहीं बेचारे लुढ़क जाते। वैसे भी उम्र इनका बहुत ज्यादा 80-90 साल हो रहा था। ठीक है, वैसे भी ये टपकने वाले थे, वैसे भी टपक गए, कुछ करके गए। चलिए हटाइए जो भी है, अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, बताइए। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, क्या हो जाएगा जी। ठीक है, देखिए कट्टर दुश्मन जो था ना, ये था मौलवी अहमदुल्ला था। देखिए मौलवी साहब जो ये थे ना, एकदम अंग्रेजों के लिए बड़े खतरनाक साबित हुए। इनको बहुत लोग मानते थे, मतलब इनको आराधना करते थे, इनको बहुत ज्यादा मानते थे, हद से ज्यादा इनको प्यार करते थे। इन्होंने देखा कि अब क्या 1857 का विद्रोह आ गया है, अंग्रेजवा क्या कर रहा है, तो सबको पीट रहा है, ना हिंदू समझ रहा है, ना मुस्लिम समझ रहा है, किसी को नहीं समझ रहा है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अपने जो जो इनको इनकर बात जो सुनता था, उनको कहा कि देखो, है ना, ये अंग्रेजवा सबको क्या करो, पकड़ के खदेड़ दो भारत से। क्या करो, अंग्रेजवा सबको खदेड़ दो भारत से। अब जितना जो था इनका अनुयायी, सब बोला आओ अंग्रेज तुमको देखिए लेते हैं। अब अंग्रेज का ही कट्टर दुश्मन हो गया। तब अंग्रेज क्या करता है, अंग्रेज कहता है कि जो पकड़ के लाएगा अहमदुल्ला को, उसको इनाम दिया जाएगा 50,000 रुपया। ठीक है, अभी सुनने में लगता होगा अच्छा 50,000, लेकिन उस समय 50,000 का वैल्यू बहुत ज्यादा होता था, है ना। काहे कि वहां पे 2 रुपया 3 रुपया किसी को मिल जाता था, तो जाके किसी का जमीने लिखवा लेता था। ठीक है, आई बात समझ में। तो उस टाइम का 50 रुपया बहुत ज्यादा हो जाता है ना। मतलब बोले कि सस्ता में जमीन था, 150 रुपया में लोग एकदम बीघा के बीघा जमीन खरीद लेते थे। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। सब बीपीएससी प्रारंभिक वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये भी 44 में पूछा हुआ। चलिए हटाइए, कितना बताइए कहाँ कहाँ पूछा गया है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने एकदम बढ़िया से देखा था, चश्मा उस्मा लगा के बैठ के देखे थे। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इनका नाम क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका नाम वही हो जाएगा, अगर गालिब होते, है ना, अगर गालिब होते। तो पता नहीं है नहीं, वो जो यार हंस रहा है वाला गाना में जो पता नहीं क्या बोलता है, भुला भी गए हैं। ठीक है ना, मेरे लिए लिखते पता नहीं तेरे लिए लिखते, फलाना ढिमका, कुछ इसी प्रकार से। चलिए हटाइए जो भी है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका गालिब, है ना, मिर्जा गालिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिर्जा गालिब, है ना। स्वयं एकदम बढ़िया से बैठ के चश्मा उस्मा लगा के, उसके बाद 1857 का विद्रोह को किसने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, हाँ अगले प्रश्न पे ही कहता है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में मेरे प्यारे साथियों भाग लिया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कौन भाग लिया था, देखिए। तो खेतीहर मजदूर भाग लिया था,
कृषक भाग लिया था और जमींदार में कुछ एक जमींदार भाग लिए थे, इसलिए जमींदार को शामिल नहीं किया, क्योंकि जमींदार को शामिल कर लीजिएगा तो सब जमींदार हो जाएगा, लेकिन सब नहीं भाग लिया था। और साहूकार तो एकदम में भाग नहीं लिया था। जमींदार में कुछ कुछ लिया था, तो इसको सही भी है गलत भी है, चलिए इसको हटाइए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जब मोर देन वन है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, मतलब कहां पर जो है 1857 के विद्रोह का जो प्रभाव है सामान्य रूप से एकदम दिखा ही नहीं, है ना, जो है एकदम से दिखा ही नहीं। कहां पे नहीं दिखा, देखिए पहले दिखा कहां, वो पता रहेगा तब ना कहां नहीं दिखा, सही कीजिएगा। देखिए दानापुर में दिखा था, पटना में दिखा था, आरा में तो एकदम अपने कुंवर सिंह थे तो नहीं दिखने का सवाल ही नहीं उठता है, मुंगेर में भी दिखा था, लेकिन इस सब के बीच में कौन और ये रह जाता है, अछूता रह जाता है ना जी। ठीक है ना, नहीं नहीं मुंगेर नहीं, मुंगेर में भी ये हो जाएगा आपका, मुंगेर में नहीं दिखा था, मुजफ्फरपुर में दिखा था। ठीक है ना, चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका, हाँ ठीक है, देखिए दानापुर में दिखा था, दानापुर में क्या है कि दिखा था, पटना में भी दिखा था, आरा में भी दिखा था, मुजफ्फरपुर में दिखा था, लेकिन इस मुंगेर में नहीं दिखा था, मुंगेर में जो है नहीं दिखा था। देखिए कहता है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसको कि आप लगा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। काहे होगा, काहे दानापुर में दिखा था, पटना में दिखा था, आरा में दिखा था, मुजफ्फरपुर में दिखा था, लेकिन इस मुंगेर में नहीं दिखा था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइड में, मुंगेर में, है ना, मुंगेर में नहीं दिखा था। एकदम खतरनाक टाइप का ऑप्शन सेट कर दिया गया है नहीं दिखा था। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया ना जी। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। देखिए 1857 में जो विद्रोह असफल रहा था, मुख्यतः पूछ रहा है। देखिए समान रूप से कारण ढूंढिएगा तो ढेर सारा कारण हो जाएगा, है ना, लेकिन आपको क्या करना है, मुख्य रूप से कारण ढूंढना है। आखिरकार ऐसा कौन सा वह मुख्य कारण था कि अगर वो नहीं रहता, बाकी सब रहता भी तो भी जीत जाते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हम लोगों के पास में ना कोई योजना ढंग का नहीं था, ना ही केंद्रीय संगठन था, है ना। तो आंसर क्या हो जाए, मुख्य रूप से ये दोनों चीजें नहीं थी, ना तो समान रूप से कोई बढ़िया सा योजना था, कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, जिसको जहां मन हो रहा है दूग अंग्रेज को मार दे रहा है, जिसको जहां मन हो रहा है डंडा लाठी लेके पीट दे रहा है अंग्रेज को, तो ऐसे में थोड़ा जीता जाता है। ठीक है, ठीक है, बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या था, समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है कि महारानी, यहाँ पे हो जाएगा महारानी, हो जाएगा महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया बोली देखो भैया, अब भारत का जो प्रशासन है ना, हम अपने अनुसार से चलाएंगे, हम अपने हाथों में लेके चलाएंगे। ठीक है, तो ये काम कब कर लिया गया था। ठीक है, ये काम किया गया था 1 नवंबर 1858 को, है ना, 1858 को किया गया था। देखिए सब कांड कब हो जाता है, जब 1857 का विद्रोह होता है मेरे प्यारे साथियों। 1857 के विद्रोह में जब है ब्रिटिश क्या हो जाते हैं, एकदम से मजबूत स्थिति में चले जाते हैं, तब क्या करते हैं कि कंपनी के शासन को समाप्त कर देते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके शासन को समाप्त कर दिया, है ना, शासन समाप्त कर दिया, बोला चलो तुम लोग अब कंपनी हो, खाली सामान उमान बेचो खरीदो, उसका काम करो, शासन का काम नहीं करो। तो बोला शासन का काम कौन करेगा, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब यहां से एंट्री हो जाती है ब्रिटिश क्राउन की। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की एंट्री हो जाती है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे क्या हो जाता है, अपने हाथों में ले लेता है और कहता है भैया अब हम अपने से करेंगे। ठीक है ना जी। और यहाँ पे देखिए क्या किया, जब ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है, मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ पे एक भारत मंत्री की नियुक्ति होती है। एक भारत मंत्री होगा, क्या होगा, भारत मंत्री होगा, जिसको कि सचिव भी कहा जाता है। भारत मंत्री होगा, इसी को सचिव भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सचिव कहा जाता था। ठीक है ना जी, आई बात समझ में। चलिए, और इसी के बाद क्या होता है ना, इसी के बाद कैनिंग क्या हो जाता है, जो मैंने अभी थोड़ा समय पहले आपको बताया था, जो कैनिंग था ना, ये क्या हो जाता है, प्रथम वायसराय बन जाता है, प्रथम वायसराय बन जाता है। देखिए इस प्रकार से कहानी को क्या कीजिए, मतलब जोड़ के रखिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आंसर कर लिया अच्छा अच्छा महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में कब ले लिया, 1 नवंबर 1858 में ले लिया, भैया काम खत्म आगे बढ़ो, नहीं बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ जो भी बातें, ऐसा थोड़ा ना कि ये प्रश्न पूछा यही पूछ देगा। अब आपसे पूछ देगा बताइए कि ब्रिटिश क्राउन में जब मिला लिया गया तो किसकी नियुक्ति की गई थी, तो कहिएगा भारत मंत्री का या सचिव का, मैंने दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा वो मार दीजिएगा। कहेगा अच्छा और क्या हुआ था डेवलपमेंट, कहिएगा प्रथम वायसराय बन गया था, कौन बन गया था, तो कैनिंग बन गया था। किसका शासन समाप्त हो गया था, कंपनी का, कौन कंपनी का, ईआईसी का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इतनी सारी डिटेलिंग हम करवा देते ताकि कोई दिक्कत ना हो, कुछ पूछे एकदम जाके सही कर देना है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किस प्रांतों से चयन किया था, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, एकदम बता चुके हैं। ठीक है, ये पूछा था 48वीं से 52वीं के बीपीएससी में पूछा हुआ है, सब बीपीएससी का प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये तो ऐसे ही कभी कभी बता देते ताकि आपको ही ना लगे कि अच्छा पूछा गया कि नहीं पूछा गया, ये तो नहीं कह रहे। तो आप देख लीजिएगा 48 से 52वीं पलट पुलट के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1857 बड़ी महत्वपूर्ण क्या कहता है, हाँ जी, है ना, सिपाहियों को किस प्रांत से चयन किया गया था, किस प्रांत से सिपाहियों को क्या किया गया था, चयन किया गया था, जल्दी से बताएं। देखिए 1857 के विद्रोह में जिसने भी भाग नहीं लिया था, ध्यान से सुनिएगा, जिसने भाग नहीं लिया था उस सबको बोला तू बहुत बढ़िया आदमी है। तो बोला कौन कौन बढ़िया आदमी होगा, बोला गोरखा भाग नहीं लिया था, गोरखा बहुत बढ़िया, गोरखा को लाओ। ठीक है, बोला और कौन नहीं लिया था, बोला सिख नहीं लिया था, सिख बड़ा बढ़िया है, सिख को मिलाओ। है ना, पंजाबी, बोला पंजाबियों नहीं लिया था, बोला हाँ बहुत बढ़िया है ना, मतलब बोला ये सब तुम लोग लड़ाकू जाती है, इसको क्या घोषित कर दिया गया, मतलब इसको कहा गया एकदम लड़ाकू जाती, बड़ी बढ़िया जाती है, इसको रखेंगे तो ये क्या कहेगा हमारे लिए लड़ेगा। मतलब लड़ाकू कौन, तो जो अंग्रेज की तरफ से लड़े हुए लड़ाकू है, जो अपने देश के लिए लड़े हुए एकदम गधा टाइप का आदमी है। ठीक है, मतलब ऐसा अंग्रेजों का मानना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा प्रदान की थी। किसने कहा था कि देखो भैया ये एक षड्यंत्र है ना, हिंदू मुस्लिम के द्वारा जो है एक षड्यंत्र किया गया और अंग्रेज सबको पकड़ के उल्टा टांग के पीट दिया गया। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम एवं टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम एवं टेलर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना जी। चलिए अगर आपसे कहे, आपसे क्या कहे, लॉरेंसन एवं सीले, चलिए मैं एक दो और है वो भी बता देता हूं। अगर आपसे कहे कि लॉरेंस एवं सीले, लॉरेंस एवं सीले इसने क्या कहा था, तो लॉरेंस एवं सीले की बात की जाती है। कहा था देखो भैया ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ व सिर्फ क्या है, एक सैनिक विद्रोह था। क्या था, तो लॉरेंस एवं सीले ने कहा था कि ये और कुछ नहीं था, एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है ना जी, आई बात समझ में। चलिए क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है ना। तो ये तो आपको एकदम आपको याद होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पील आयोग हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम सही है। आगे बढ़ते अगले प्रश्नों पे आते। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए नील दर्पण पुस्तक में क्या था कि नील विद्रोह का, है ना, नील विद्रोह का पूरा वर्णन है कि किस प्रकार से रैयतों के ऊपर क्या किया जाता था, मनमानी तरीके से नील की खेती करवाई जाती थी। 3 कट्ठा में करवाया जाता, 3/20 के रेशियो में होता था ना जी। ठीक है, प्रत्येक 1 बीघा में क्या होता है कि 20 कट्ठा हो, तो उसमें से 3 कट्ठा में कहता था तुमको खेती करना ही पड़ेगा, किस चीज का, तो नील की खेती, है ना, नील की खेती। और ये नील की खेती बड़ी दुखद खेती होती थी। ठीक है, कभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, नील दर्पण पुस्तक के लेखक क्या हो जाएगा। तो देखिए आंसर जो होगा ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। और जो लोग यह कह रहे हैं कि दीन बंधु मित्र, है ना, अगर आपका जवाब है दीन बंधु मित्र, तो मेरे प्यारे साथियों दीन बंधु मित्र बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना जी। चलिए थोड़ा सा बात है नील दर्पण की, थोड़ा सा हम लोग नील विद्रोह की बात कर लेते, चंपारण विद्रोह की बात कर लेते। ये हुआ कब था, 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो चंपारण जो है, चंपारण जो विद्रोह है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। इसने क्या किया था, तो गांधी जी को एक सामान्य व्यक्ति से पूरे राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया था।
ठीक है ना, महात्मा बना दिया था, एकदम धोती उती पहनने लगे, तो भी एक एक धोती से काम चलाने लगे थे। देखिए ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे महात्मा गांधी उठ के आते विद्रोह कर देते हैं। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 वाला था, उसमें राजकुमार शुक्ल गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी थोड़ा सी समस्या है नील वाला, अगर आप एक बार आ जाते तो समस्या का समाधान हो जाता। तो बोला क्या समस्या, बोला तीन कठिया प्रथा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता था तीन कठिया प्रथा, है ना। तो गांधी जी आ जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर अलग प्रकार से होता है, इसको पढ़िएगा बीपीएससी के मेंस के सेशन में, और जो लोग मेंस के ग्रुप में है वो बाकायदा इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों की, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, वह कौन सा प्रकार है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा जी, है ना, क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रैयतबाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन सा प्रथा हो जाएगा, रैयतबाड़ी प्रथा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपका जो है एकदम से जवाब क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। देखिए पहले पागल पंथ को समझते कि आखिरकार ये पागल पंथ था क्या। तो पागल पंथ क्या थी, ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय है, मतलब पूर्णतः धार्मिक नहीं था, अर्ध धार्मिक था, मतलब धार्मिक का कुछ गुण इसमें था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है ना। कहेगा किसको चलाया किसने था, ही ने पूछा है, तो स्थापना किया था कर्म शाह ने। किसने किया था, कर्म शाह ने किया था। समझे कि नहीं समझे, है ना जी। चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि फराजी लोगों का संबंध निम्न में से किससे था। ये जो फराजी लोग थे, है ना, फराजी लोग सामान्य से, फराजी अभी एक संप्रदाय ही आप इसको कह सकते हैं कि फराजी लोग आखिरकार थे कौन। तो फराजी लोग वो थे जो शरियतुल्लाह के क्या थे, अनुयायी थे, जो शरियतुल्लाह की बातों को मानते थे। शरियतुल्लाह जो कह दिए, बढ़िया बात कह दिए, एकदम मान लेता था, कहता एकदम बिना कुछ किंतु परंतु के हम मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना जी। और इसके अनुयायी जो थे बहाबी आंदोलन में भी भाग लिए थे। इसके अनुयायी कहां पे भाग लिए थे, तो बहाबी आंदोलन में भी, बहाबी आंदोलन में भी भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे जी, तो शरियतुल्लाह के अनुयायी क्या कहलाते थे, तो फराजी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, फराजी। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, क्या हो जाएगा जी। देखिए कूका आंदोलन, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा गुरु राम सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु राम सिंह। देखिए बात आई है कूका आंदोलन की, थोड़ा सा कूका आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था, पूछ देगा कि इसका उद्देश्य क्या था, कहिएगा इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को बाहर निकालना, अंग्रेजों को देश से, है ना, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना क्या उद्देश्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना इसका उद्देश्य था। ठीक है जी, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूछेगा ये हुआ कहाँ था, तो कहिएगा पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था जी, तो ये हुआ था पंजाब में। कहां पर हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी एकदम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पे आते हैं, है ना। देखिए राम सिंह को भी पकड़ के कहां भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून, इसको भी चलिए बता ही देता हूं। 1872 की बात है ना, 1872 की बात है। 1872 में इन्हें इन्हें रंगून भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। और जिसको रंगून भेजता था वापस नहीं आता था, मतलब कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाता था। 1885 में क्या हो गया, तो मृत्यु हो गया। चलिए हो गया, क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी, हाँ रामोसी कृषक जत्था जो है, इसको किसने शुरुआत किया था, रामोसी कृषक जत्था को किसने शुरुआत किया था, क्या होगा। चलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखिए इनको काला पानी का सजा दे दिया गया था, काला पानी का सजा, क्या दे दिया गया था, काला पानी का सजा। ठीक है, और वहां पे इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जिसको काला पानी होगा वो बचेगा कैसे, समान सी बात है, मतलब भेज दिया गया एकदम वहां पे,
है ना जी। ठीक है, समुद्र के बीच में पड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ा दे। कहता है रामोसी विद्रोह निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था, है ना। रामोसी विद्रोह जो है ये आखिरकार हुआ किस क्षेत्र में था, तो ये रामोसी विद्रोह मेरे प्यारे साथियों ये हुआ था पश्चिमी घाट में। कहा हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है ना। ये जो रामोसी विद्रोह था पश्चिमी घाट में हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। 1875 के दक्कन के दंगों का मेरे प्यारे साथियों तत्कालीन कारण क्या था, जल्दी से बताइए तत्कालीन कारण क्या था और तुरंत तुरंत का क्या कारण था। 1875 में दक्कन में दंगा हो गया था, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? ऊंची ब्याज दर था, है ना। क्या था वजह? ऊंचा ब्याज दर। ऊंचा ब्याज दर कौन लेगा? तो महाजन लेगा, है ना। ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। कौन लेगा जी ऊंचा ब्याज दर? तो ये महाजन के द्वारा क्या किया जाता था, इनसे ऊंचा ब्याज दर लिया जाने लगा। अब क्या है कि हो गया अकाल, है ना। 1875-76 में क्या होता है कि अकाल हो जाता है, और इतना अकाल हो जाती लोग का ऐसे ही हो नहीं जीवित रहेंगे, वैसे ही हो नहीं रहेंगे तो पकड़ के इसको क्या कर दो, पीट पाट के बराबर कर दो। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न कहते हैं कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था जी। बघेरा विद्रोह, ठीक है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए बघेरा विद्रोह जो है ना ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था, है ना। ठीक है, आई बात समझ में? कहेगा कब हुआ था? 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। ठीक है ना। और ये 1820 तक में समाप्त भी हो गया था। खैर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस जनजाति ने मानव बलि पर रोक लगाने के बाद अंग्रेजों का विरोध किया था। अर्थात आपसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी जनजाति थी जो मानव बलि देती थी, जिसे क्या किया था अंग्रेज ने बंद कर दिया था। और जब अंग्रेज ने बंद कर दिया तो बोला अंग्रेज अब तुम्ही को बलि देंगे, आओ पकड़ो। जो अंग्रेज पकड़ा जाता था उसी को काट कूट के बराबर कर देता था। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा जी इसका? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खोंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोंड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर मान लिया जाए, अगर पूछे कि खोंड जनजाति पाई कहाँ जाती थी, तो ये पाई जाती थी तमिलनाडु से बंगाल के क्षेत्रों में। तमिलनाडु से लेकर बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के, है ना, बंगाल के क्षेत्र में ये पाई जाती थी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? देखिए जो मानव बलि डाल देते थे ना, मानव बलि, क्यों लोग मानव बलि नहीं कहता था, ये लोग क्या कहता था, तो मानव बलि को, है ना, ऐसे करके हम देखिए यहाँ पे लिख के बता देते हैं। मानव बलि को कहता था मड़ीहा। क्या कहता था? बोलता था मानव बलि नहीं दे रहे, हम मड़ीहा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? मड़ीहा। समझे कि नहीं समझे, है ना जी। आई बात समझ में? चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी एकदम से नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि संथाल विद्रोह में किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था। किसके द्वारा? तो संथालों के द्वारा, है ना। संथालों के द्वारा जो संथाल विद्रोह किया गया था मेरे प्यारे साथियों, उस संथाल विद्रोह में क्या किया गया था कि एक अंग्रेज कमांडर को एकदम उल्टा टांग के जबरदस्त तरीके से पीटा था। तो बताइए उसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए जी, आंसर क्या होगा? एकदम जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए जो भी लोग मेजर 12 के साथ हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो आपका जवाब बिल्कुल 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 एकदम सही है। देखिए बात आई है संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह में 4 गो भाई थे, है ना। संथाल विद्रोह में 4 भाई थे। एगो थे सिद्धू, है ना, एक थे कान्हू, ठीक है, एक थे चांद, और एक कौन थे? एक थे भैरव। ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों आपस में क्या थे? तो सहोदर भाई थे। सहोदर मतलब एकदम बहुमत में थे जी। ठीक है, आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? सहोदर भाई हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि मुंडा विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, है ना। मुंडा विद्रोह का जो शुरुआत है ये आखिरकार हुआ कब था, जल्दी से एकदम से बता दीजिए, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। मुंडा विद्रोह का शुरुआत कब होता है? तो मुंडा विद्रोह का शुरुआत कब होता है, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। हमको एकदम आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, कि आप गलत नहीं कीजिएगा। तो चलिए, तो जो लोग ऑप्शन नंबर ई के साथ है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो कहिएगा ई काहे होगा? तो ई इसलिए होगा क्योंकि मुंडा विद्रोह, है ना, मुंडा विद्रोह जो है ये हुआ कब था? ये हुआ था 1895 में। ठीक है, कब हुआ था? 1895 में हुआ था।
और इस विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? इस विद्रोह को और जाना जाता है उलगुलान विद्रोह के नाम से। किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है जी? उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहेगा इसका नेता कौन था, तो कहिएगा इसका नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है ना जी? आई बात समझ में, बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, एकदम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे प्यारे साथियों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, संदीप सर लाइव बीपीएससी 67 पे। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे आपको 3.7 के से अधिक मेंबर्स मिलेंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी आप ये सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। यहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यहीं पे अगला जो सेशन होता है उसका भी आपका क्लास जो होता है उसका भी आपको टॉपिक्स यहीं पे मिलेंगे। एग्जाम और नए कोर्स से संबंधित सारी जानकारी मेरे प्यारे साथियों आपको यहीं पे मिलेगा। और हाँ, अगर यहाँ तक आप पहुंच ही गए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, है ना। अपने इस नए चैनल को शेयर कर दीजिए। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को भी कहिए जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही यूट्यूब के द्वारा फैसिलिटी दी जाएगी लाइव वाली, तो हम लोग लाइव मिलेंगे। और फिर आपका लाइव क्या हो जाएगा, है ना, लाइव आपका बिहार करंट अफेयर्स करवा दिया जाएगा, जिसमें कि 1000 प्रश्नों को तैयार करवाया जा रहा है। तो जितना जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी ये चीजें हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद बिहार का ये करंट अफेयर्स हो गया, बिहार करंट। ठीक है, और उसके बाद सामान्य करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। तो आप लोग लाइक कर ले, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर ही लीजिए एकदम जल्दी से, और बेल आइकन तो एकदम जरूर से दबा लीजिए। चलिए, हम लोग मिलते हैं अब थोड़े ही देर के बाद, यानी कि शाम 7 बजे। ठीक है ना। तो ये वाला आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और फाइनल सिलेक्शन में संदीप वाला भी जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम लोग शाम 7 बजे मिलेंगे। आज है आपका कौन सा दिन है जी? आज है बुधवार। हम लोग टॉपिक पे आधारित सेशन के साथ मिलते हैं शाम 7 बजे। तब तक के लिए एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में जबरदस्त रहिए। ठीक है, चलिए, ओके जी, ओके ओके, बाय, जय हिंद, नमस्कार।